नमस्कार दोस्तों, भारत माता के सपूतों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमर शहीद की, जिनके प्रति देश के प्रत्येक देशभक्त इंसान को गहरी श्रद्धा और बहुत ज़्यादा लगाव है। जन-जन में लोकप्रिय और खासकर युवाओं के रोल मॉडल के तौर पर इस अमर शहीद के जिक्र के बिना भारत की आज़ादी की कहानी को कहना असंभव है। उनके जिक्र के बिना भारत की आज़ादी की कहानी अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश के अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की। अमर शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे चमकते हुए सितारा हैं, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में 100 साल की ज़िंदगी जितनी ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में हज़ारों शहादतें हुई हैं, लेकिन भगत सिंह की शहादत में ऐसा क्या था कि वो उनको शहीदों का सूरज बनाता है और उनकी शहादत को एक खास स्थान देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से भगत सिंह जी के जीवन से जुड़े हुए और उनके चरित्र से जुड़े हुए उन अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिनके बारे में देश के अधिकतर लोग अभी तक वाकिफ नहीं हैं। भगत सिंह जी की जो लोकप्रिय छवि जनता के मन में है, वो उनकी कटार जैसी मूछें और देश प्रेम से दमकता हुआ चेहरा और उनके हाथ में पिस्तौल और वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाते युवा के तौर पर है। उनको देखकर और उनके बारे में जान सुनकर यही लगता है कि वो एक बागी, गुस्सैल और हिंसा को पसंद करने वाले युवा रहे होंगे। और इन्हीं धारणाओं को मजबूत करने के लिए उनके जीवन में 2 घटनाएं भी हुई, जो उनकी बागी और गुस्सैल और हिंसा वाली छवि को मजबूत करती हैं। एक तो उन्होंने लाहौर में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स पर गोली चलाई और दूसरा उन्होंने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा। तो ये 2 घटनाएं ये बताती भी हैं कि शायद वो हिंसा पसंद युवा होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या उनके बारे में ये जो बातें कही जाती हैं, क्या वो असलियत में सही है या उनके चरित्र का कोई दूसरा पहलू भी है, जिसके बारे में अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 2 पहलू होते हैं। एक तो उसका चित्र होता है और एक उसका चरित्र होता है। अक्सर लोग चित्र की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि चित्र की नकल करना आसान है और चरित्र को जीना पड़ता है। इसी प्रकार से भगत सिंह के जीवन में भी एक तो उनका चित्र है, जो उनकी बागी, गुस्सैल और हिंसा पसंद छवि को बताता है, और दूसरा उनका चरित्र है, जो बहुत गहरा है और उसके ऊपर बहुत ही चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। भगत सिंह का व्यक्तित्व चित्र का विषय नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का विषय है। उनकी पहचान, असल पहचान कटार जैसी मूछें नहीं, बल्कि उनकी उच्च बौद्धिकता है। उनकी जो असल पहचान उनके हाथ में पिस्तौल नहीं, बल्कि उनके हाथों में रही सैकड़ों किताबें हैं जिनका उन्होंने अध्ययन करा, और वो लेख हैं जो उन्होंने समकालीन पत्रिकाओं में लिखा। पिस्तौल का क्या है, पिस्तौल तो कुछ क्षण के लिए उनके हाथ में रही, तो लेकिन किताबें वो आजीवन पढ़ते रहे, लेख वो आजीवन लिखते रहे, तो वो उनकी असल पहचान है। मूंछों का क्या है, ये तो महीने 2 महीने में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उच्च बौद्धिकता के लिए किसी भी इंसान को बहुत देर तक अपना माथा पचाना पड़ता है किताबों में, तब जाके एक बौद्धिकता का स्तर पैदा होता है। मूंछों से कोई बौद्धिकता का स्तर पैदा नहीं होता, और पिस्तौल को लेने से कोई क्रांति नहीं आ जाती, विचारों से क्रांति आती है। तो भगत सिंह हिंसा के समर्थक नहीं, बल्कि वैचारिक क्रांति के समर्थक थे। भगत सिंह का मानना था कि कोई भी बदलाव हथियार से नहीं, बल्कि विचार से आता है। तो वो विचारों को तवज्जो देने वाले इंसान थे। उनके दोस्त जिक्र करते हैं कि भगत सिंह दिन के हर समय अपने पास किताब रखते थे और वो हमेशा किताबों का अध्ययन करते रहते थे। भगत सिंह का फेवरेट जो पढ़ने का विषय था, वो ब्रिटिश, अमेरिकी, रूसी और फ्रेंच साहित्य था, उसका वो अध्ययन करते थे और विचारों पर वो ज्यादा तवज्जो देते थे। इसके अतिरिक्त उनके बौद्धिकता का लेवल ये था कि वो बहुत अच्छा लिखते थे। ब्रिटिश, अमेरिकी, रूसी और फ्रेंच साहित्य के अध्ययन के अलावा भगत सिंह जी ने बहुत सारे लेख लिखे जो तत्कालीन पत्रिकाओं में छपे। तो इस प्रकार से भगत सिंह की जो असल पहचान है, वो उनके लेख, उनका अध्ययन और उनका बौद्धिक स्तर है। आज इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों पर भगत सिंह जी के जो विचार हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जानेंगे भगत सिंह धर्म के बारे में क्या सोचते थे। धार्मिक तौर पर भगत सिंह नास्तिक थे। उनका भगवान के अस्तित्व पर, स्वर्ग नरक पर और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। 1930 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। बाद में ये लेख एक किताब के तौर पे भी छपा। तो उसमें वो अपने उन दोस्तों को जवाब देते हुए लिखते हैं जो ये कहते थे कि भगत सिंह असल में अहंकारी हैं। उनका भगवान में विश्वास नहीं होना, धर्म में विश्वास नहीं होना, ये दिखाता है कि वो अहंकारी हैं। तो इस आरोप का कि उनका नास्तिक होना अहंकार नहीं है, भगत सिंह जवाब देते हुए लिखते हैं, भगवान जब सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है,
सर्वशक्तिशाली है, तो इस संसार में इतना दुख, अन्याय और शोषण क्यों है? क्या भगवान अपने लोगों से बदला लेना चाहता है? अगर वो बदला लेने वाली सोच रखता है, तो फिर उसमें और एक तानाशाह में क्या अंतर है? और वो इतने आलोचक हो जाते हैं भगवान के ये कहते हुए, क्योंकि संसार में इतना दुख, दर्द और अन्याय, शोषण देखते हैं, वो कहते हैं भगवान में और चंगेज़ खां में और नीरो में क्या अंतर है? वो भी दुनिया को सताते हैं और भगवान भी दुनिया को सताते हैं। अगर भगवान हैं, तो उनको इस दुख, शोषण, अन्याय को सही कर देना चाहिए। और आगे ये भी कहते हैं कि मेरे इस जवाब पर कई लोग ये कहते हैं कि संसार में जो लोग दुख पाते हैं, अन्याय, शोषण है, उसका कारण उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कर्म हैं। इस पर भगत सिंह कहते हैं, तो क्या भगवान की सोच प्रतिशोध लेने वाली है? वो बदला ही लेता है। उसको परमपिता कहते हैं, वो पूरे संसार का परमपिता है, तो वो माफ क्यों नहीं कर देता? आज का कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, सुधार करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो फिर भगवान इतना तानाशाही, गुस्सैल क्यों है कि वो लोगों को सुधरने का मौका नहीं देता और बदला ही लेता है? इन्हीं चीजों के कारण, इन्हीं बातों के कारण कि दुनिया में अन्याय है, शोषण है, दुख, दर्द है, लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। इन्हीं कारणों से भगत सिंह भगवान पर विश्वास नहीं करते थे और वो नास्तिक हो गए थे। उसी लेख में भगत सिंह लिखते हैं कि मैंने बकुनिन मिखाइल को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, ट्रोट्स्की को पढ़ा। ये सभी विचारक नास्तिक थे और उन्होंने 1926 में एक कॉमन सेंस बुक पढ़ी, जिसके लेखक थे निर्लम्ब स्वामी, और उसको पढ़ने के बाद वो नास्तिक हो गए। तो भगत सिंह के नास्तिक होने के पीछे एक तो संसार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था और उनका अध्ययन, इस कारण से वो नास्तिक हो गए। अब हम जानेंगे कि भगत सिंह का राष्ट्रवाद पर क्या विचार था, उनकी क्या अवधारणा थी राष्ट्रवाद पर। तो भगत सिंह संकीर्ण राष्ट्रवाद के खिलाफ थे और वो विश्व नागरिक की अवधारणा के समर्थक थे। वो भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है, वसुदेव कुटुंबकम, उसको मानने वाले थे। वो ये चाहते थे कि उस वक़्त के दुश्मन देश फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका और जापान और भारत और ब्रिटेन मित्र की तरह रहे। ये क्यों लड़े? उन्होंने 1926 में यूनिवर्सल लव नाम से एक लेख लिखा था पत्रिका में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी देश किसी भी देश का दुश्मन नहीं रहे, सारे दोस्त भाइयों की तरह रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और पूरी पूरी पृथ्वी एक देश और एक परिवार की तरह रहे, तो ये देश ज्यादा सुखद और अच्छा होगा। तो राष्ट्रवाद पर उनकी व्यापक अवधारणा थी। भगत सिंह सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते थे, इस पर हम उनके विचार जान लेते हैं। भगत सिंह देश आजाद हो और भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, इसके समर्थक थे और इसीलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन वो ये मानते थे कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से पहले सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना से मतलब है देश का गरीब, मजदूर, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सक्षम हो और समृद्ध हो, उसको भी आजादी का लाभ मिले। नहीं तो देश को राजनीतिक आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन उन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव आएगा जो बेचारे अनपढ़ हैं, गरीब हैं और मुख्य धारा से दूर खड़े हैं। अगर उनकी दशा नहीं सुधारी गई, उनको सामाजिक न्याय नहीं दिया गया, तो देश अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा और वो सारे गरीब लोग हमारे लोगों के अधीन आ जाएंगे। तो उनका ये मानना था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ मिले और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। बिना सामाजिक न्याय की स्थापना के राजनीतिक आजादी का कुछ भी नहीं बनेगा। तो वो ये मानते थे कि सामाजिक न्याय ज्यादा बड़ी अवधारणा है बजाय राजनीतिक स्वतंत्रता के। तो इन बातों को जानकर ये पता लगता है कि भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में कितना लंबा सोचते थे। वो केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं थे, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसका हक, अधिकार और उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि मिले, इस बात के भी वो समर्थक थे। इस बात से ये पता लगता है कि उनकी सोच में, समझ में कितनी गहराई थी और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी देखने की। अब हम भगत सिंह जी के विचार नेहरू और बोस पर क्या थे वो जान लेते हैं, क्योंकि बोस एक गरम दल विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और नेहरू एक गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो अब ये जान लेते हैं कि भगत सिंह किसके नजदीक थे और क्या मानते थे। अगर भगत सिंह की लोकप्रिय छवि को देखा जाए तो वो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के ज्यादा नजदीक प्रतीत होते हैं और नेहरू और गांधी के दूर प्रतीत होते हैं। लेकिन उन्होंने 1928 में एक लेख लिखा था, नए युग के नए नेता। इसमें वो लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक भावुक देशभक्त थे और उनका रास्ता व्यवहारिक नहीं है। और नेहरू के बारे में वो लिखते हैं कि नेहरू एक समझदार और परिपक्व नेता हैं और उनका जो रास्ता है वो व्यवहारिक है। और उन्होंने 1928 में ये बात लिखी कि नेहरू आज के डेट में देश के नेतृत्व को करने के लिए सबसे
परिपक्व और समझदार नेता हैं। ये विचार भगत सिंह के नेहरू के बारे में उस समय थे। वो ये मानते थे कि हिंसा से किसी भी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक और बड़े क्षेत्र में नहीं चलाया जा सकता। अहिंसा ही एक ऐसा सिद्धांत है जिससे आप किसी भी आंदोलन को बहुत लंबा और बहुत बड़े क्षेत्र में चला सकते हैं। उस लेख में वो लिखते हैं, use of force is justifiable only when resorted to as a matter of terrible necessity। मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ही यूज ऑफ फोर्स को वो जस्टिफाइबल मानते थे। और लिखते हैं वो, नॉन वायलेंस एज ए पॉलिसी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ऑल मास मोमेंट्स। इसका मतलब मास मोमेंट, आपको बड़ा कोई आंदोलन करना है तो उसके लिए आपको नॉन वायलेंस को डिस्पेंसिबल मानना है, यानी कि अनिवार्य मानना है। उसके बिना आप लंबा आंदोलन नहीं चला सकते। भगत सिंह का मानना था कि शक्ति का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए। अब आज के तारीख में युवा वर्ग और अधिकतर देशभक्त लोग क्या करते हैं कि गांधी और नेहरू को बदनाम करने के लिए भगत सिंह का इस्तेमाल करते हैं और वो ये बताते हैं कि भगत सिंह तुरंत आज़ादी चाहते थे, हिंसा से आज़ादी चाहते थे, हिंसा के समर्थक थे। जब उनके विचारों को पढ़ें, उनके लेखों को पढ़ें, उनके व्यक्तित्व को देखें तो ये पता पड़ेगा कि वो मतलब हिंसक युवा नहीं थे और उनका हिंसा में विश्वास नहीं था, बल्कि वो गांधी और नेहरू के साथ थे। और एक्चुअली देखा जाए तो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सबका मकसद एक था, लेकिन विचार चाहे अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन भगत सिंह की आड़ लेकर गांधी को निपटाना, नेहरू को निपटाना और किसी को आगे बढ़ाना, ये सिवाय मानसिक दिवालियापन के कुछ भी नहीं है। और उनकी लोकप्रिय छवि को गलत तरीके से पेश करना भी देश के युवाओं को भटकाना ही है। तो देश के युवाओं से मेरी ये अपील है कि उनकी पिस्तौल, मूछ और उनके नारों को देखने के बजाय उनके अध्ययन और लेखों को भी जरूर पढ़ें। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, जो उन्होंने लेख लिखा था, बाद में किताब के तौर पे भी छपा, कम से कम देश के प्रत्येक युवा को उस किताब को तो पढ़ना ही चाहिए, जिससे उनको ये पता पड़े कि भगत सिंह की सोच में कितनी गहराई और परिपक्वता थी। भगत सिंह के जीवन से जुड़े अन्य रोचक प्रसंगों और उनके बारे में फैली भ्रांतियों को लेकर जल्दी एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और मैं साथ ही में ये अपील करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।